फिजिक्स का लेसन नंबर है वॉइस आवेश तथा क्षेत्र लेसन नंबर 1 है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं टॉपिकों को हमको कवर करना है। कूलॉम का नियम, वॉइस बदलने का, वॉइस क्षेत्र नहीं होता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं को क्या करना है, कवर करना है। चलिए कवर किया जाए। और आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है वॉइस आवेश दो प्रकार का है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। हमें पता है जब तमाम प्रकार की आवेशों में पढ़ने का तब असेंबली बना के आवेशों में आवेश है, ठीक है ना। और एक मिनट जल्दी से समझ लिया जाए, इसमें कहा जाता है स्थिर आवेश और आवेश स्थिर आवेश। स्थिर आवेश क्यों लिखा जाता है? स्थिर आवेश हमेशा, अगर आवेश बच्चा स्थिर है, अगर स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र को पैदा करता है। क्या करता है? स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र को पैदा करता है। अगर आवेश गतिशील है तो गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी क्या करता है? पैदा करता है। तो लेसन नंबर 1 में आपको वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की बात करना है तो आवेश को क्या करना होगा? स्थिर करना होगा। क्योंकि स्थिर आवेश केवल और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र को करता है और गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? ठीक है ना। चलिए देखिए अब टॉपिक आगे का पढ़ाया जाए। बात अपना ध्यान देंगे स्थिर आवेश, ठीक है ना। स्थिर आवेश क्या पैदा करता है? वैद्युत क्षेत्र को करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए पहला टॉपिक देखा है कूलॉम का नियम। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर पे आता है और इन पर आधारित न्यूमेरिकल 5 नंबर पे आता है। क्या नंबर पे? पहले कूलॉम का नियम समझ लिया जाए, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल समझ लिया जाए आधारित आगे पर। चलिए देखिए कूलॉम का नियम क्या है, पहले कूलॉम का नियम आगे समझाया। चलिए देखिए कूलॉम का नियम क्या है। देखो मान लिया है बच्चा हमारे पास एक बिंदु है और ये बिंदु मान लिया जाए बिंदु ए, ये एक स्थिर बिंदु है, ठीक है ना। इससे कुछ दूरी पर मतलब मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु बी है, एक दूसरा बिंदु क्या है? बी है, ठीक है ना। अब आगे देखिए इस बिंदु ए पर एक आवेश को हमने क्या कर दिया? रख दिया। q1 को क्या कर दिया? रख दिया, ठीक है ना। इस बिंदु ए पर एक आवेश को हमने क्या कर दिया? रख दिया। वो आवेश क्या है? q1, ठीक है ना। और इस बिंदु ए से r दूरी पर, इस बिंदु ए से इस मान r दूरी पर एक दूसरा बिंदु भी है और इस बिंदु बी पर हमने दूसरा आवेदन दिया q2, ठीक है ना। अब यहाँ पे तवज्जो दिया जाए, अगर बच्चा समान प्रकार का आवेदन है, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो दोनों प्लस या दोनों माइनस पर दोनों आवेदन एक दूसरे का भागेगा, दोनों भागेगा, ठीक है ना। मतलब प्रति का संबंध लगाएगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो विभिन्न आवेदन में कौन सा बल कार्य करेगा? आधा बल कार्य करेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो बिंदु ए पर हमने q1 आवेदन दिया और r दूरी पर एक बिंदु बी है, वहां पे हमने आवेदन क्या दिया? q1 दिया। अब आगे नियम देख लिया जाए और समझ लिया जाए। नियम फार्मूले से समझेंगे। किससे समझेंगे? फार्मूले से समझेंगे। आइए समझाया जाए। पहला नियम कूलॉम का नियम हमसे पहला नियम कहता है, देखिए F समानुपाते q1 q2। आइए समझा जाएगा। देखिए ये मैं बच्चा मान के एक्शन करता हूँ कि दोनों आवेशों के बीच में निर्वात किया वायु है। दोनों आवेशों के बीच में मतलब q1 और q2 के बीच में क्या है? निर्वात किया वायु है। अब आगे दिखा जाए अध्ययन किया जाए। चलिए देखिए नियम देखेंगे। कूलॉम का नियम हमसे कहता है, देखो निर्वात या वायु में स्थित, चाहे आप कहिए निर्वात में स्थित चाहे कहिए आप वायु में स्थित, ठीक है ना। आइए देखिए निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। वैद्युत बल का मतलब आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला फिर से मतलब दिया जाए। आप लिखेंगे काफी में निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। आज पहले बढ़ेंगे। आप लिखेंगे कूलॉम के नियम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और
बीच की दूरी के वर्ग के वियुक्त अनुपात होता है और बीच की दूरी के वर्ग के वियुक्त अनुपात होता है। ये दूसरा वाला नियम है, ठीक है ना। पहली बार में आप लोगों को समझा तो देखिए, मैं पहले के मान के अर्थ कर रहा हूं कि दोनों आवेशों के बीच में चाहे निर्वात या वायु है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला कि निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपात होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के वियुक्त अनुपात होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से इस फार्मूले से बच्चा एक नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन लिया जाए। यदि दोनों आवेशों की बीच की दूरी बच्चा आधी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अगर दोनों आवेशों की बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उसमें लगने वाला बल कितना गुना होगा। तो इस फार्मूले से किया जाए, देखिए क्या मुझे अगर कहे कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, आधी करने का मतलब कितना 1/2 कर दिया जाए, ठीक है ना। अगर 1/2 कर देंगे कि फार्मूले में रखेंगे तो आएगा सर f समानुपात से 1/2 में r का स्क्वायर आएगा, बट r कितना क्वेश्चन में दिया है 1/2 में 2 का स्क्वायर, तो आएगा f समानुपात से 1/2 में 1/4, 4 काट जाएगा ऊपर, तो f समानुपात 4। अतः स्पष्ट है सर बीच की दूरी आधी करने पर लगने वाला बल 1 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। एक यह करेंगे तो लगने वाला बल 9 गुना, एक चौथाई करेंगे 16 गुना, 1/5 करेंगे तो 5 गुना, ठीक है ना। ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन या एक नंबर में पूछा जाता है। तो इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच क्या है, देखिए यदि बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो उसमें लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान 1/2 करेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो लगने वाला बल का मान नहीं हो जाएगा 4 गुना। अतः स्पष्ट इन्हीं दो बिंदु आवेशों की बीच की दूरी यदि आधी कर दिया जाए तो उसमें लगने वाला बल कितना होता है, 4 गुना। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए आता है। चलिए ठीक है, तो कूलॉम का नियम हमने क्या सीखा, कूलॉम का नियम बताने के लिए हमने क्या बताया कि दो आवेश हमारे पास है और ये दोनों आवेश बिंदु के बीच में है, ठीक है ना। और ये मान के थे मतलब कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या है, निर्वात या वायु। तो एक बार आप इस माध्यम में मान के थे नहीं कर रहा हूं, ये मान के थे कर रहा हूं क्या कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में निर्वात या वायु है, ठीक है ना, निर्वात या वायु है। तो परिभाषा में क्या बोला कि निर्वात या वायु में स्थित इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपात होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग में क्या होता है, बिल्कुल समानुपात होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इन्हीं नियमों को क्या कर दिया जाए, दोनों नियमों को हमने मिला दिया, आइए मिला दिया, तो मिला देने के बाद आएगा सर f समानुपात Q1 Q2 बटे में क्या सर आधे है, ठीक है ना। हमें पता है सर जब समानुपात करता है तो जब समानुपात हटा के बराबर लगाएंगे तो एक ही ताकत के बराबर लेंगे, आइए कर दिया जाए। समानुपात को बालक हम हटा दिए, वो हटा करके क्या लगाए, बराबर और बराबर के साथ एक के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 Q2 y r स्क्वायर, हमारा लेंगे सर जहाँ के एक ये साथ है, जहाँ के क्या है एक ये साथ है, और प्रयोगों के आधार पर एक का मान कितना निकाला गया सर, एक का मान निकाला गया 1/4 पाई f sin 0। इसको क्या बोलेंगे, f sin 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। अब आइए के का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूं, आइए रख दिया, सही रहेगी। जब आप यहाँ पे के का मान रखेंगे तो आएगा हमारे पास f कितना सर, के का मान हमारे पास कितना है 1/4 f sin 0 Q1 Q2 y क्या r स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको बढ़ो होता है सर के ऊपर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए 1/4 एप्सिलॉन 0, इसको हम क्या करते हैं सर, एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 का मतलब निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो f = 1/4 एप्सिलॉन 0 Q2 by r स्क्वायर, ये भी कूलॉम का नियम है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपको पूरी होती रहेगी मैं आगे मतलब में करवाता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए और आगे देखिए जाए, बाकी ये देखा गया परिणामों के आधार पर ये भी देखा गया कि 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान होता है सर 9 गुणा में 10 की पावर 9, 9 गुणा में 10 की पावर 9। सर मात्रा क्या होगा, मात्रा का आप यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, पहले मैंने ये पूरा कर दिया तो ये आया f, इसका इक्वल लगाइए f * r स्क्वायर बराबर 1/4 में क्या सर 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर Q1 Q2, यही बात है ना। इसको उठा के मैं इधर कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास, ये देख लो f * r स्क्वायर, ठीक है।
ये कुछ इधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, तो बटे में आएगा क्या सर, T1 Q2 बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 a के मात्रा को निकाल लेंगे। देखो f का मतलब बल का मात्रा का वो पता है सर न्यूटन, बल का मात्रा क्या न्यूटन, r दूरी है ना, दूरी का मतलब लंबाई और लंबाई का मात्रा क्या होता है सर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में आवेश का मात्रा कूलम, आवेश का मात्रा कूलम कूलम कूलम, आवेश का मात्रा कूलम, Q1 का कूलम, Q2 का भी कूलम, तो गुणा करके तो आ जाएगा सर कूलम का स्क्वायर। ठीक है ना, तो और अपन बहुत सारे पहले जीरो का मान कितना सर 9 मीटर की घात 9 और मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम का स्क्वायर। ठीक है ना, और परीक्षा में तो पूछा जाता है, परीक्षा में एक नंबर में पूछा जाता है सर एप्सिलॉन 0 का v में सूत्र क्या है, एप्सिलॉन 0 का v में सूत्र क्या है। आइए वो भी देख लिया जाए आपसे, इतना बात समझने में दिक्कत आगे की तरफ बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए तो हमें गलतियों में एक नंबर पे पूछा जाता है इस एप्सिलॉन 0 का v में सूत्र क्या है। अगर एप्सिलॉन 0 का v में सूत्र क्या तो आइए कर लीजिए इस फॉर्मूले से। आइए देखिए एप्सिलॉन 0 का पहले आप मात्रा जब मात्रा भी निकालिए जब विभव भी निकालिए। जैसे कि देखिए हमें पता है सर 1/4 अजब बदल अजब की कोई विभव नहीं होती, इसलिए 4 में जोड़ करके पाई में जोड़ करके आइए देखिए तो यहाँ से निकलेगा पहले यहाँ वैल्यू 2 यहाँ वैल्यू में एक बात देखो एप्सिलॉन 0 की विभव और विभव की सहायता से भी मात्रा को निकालेंगे। ठीक है ना, आइए देखिए 4 पाई अजब बदल की कोई विभव नहीं, इसलिए 4 पाई को हम छोड़ दिए, 4 पाई को हमने छोड़ दिया तो आया क्या सर f इक्वल टू 4 पाई को छोड़ दिया तो आया एप्सिलॉन 0 इक्वल q2 बाई r का स्क्वायर। ठीक है ना, एप्सिलॉन 0 का भी निकालना है ना, इसको आप यहां से इसको यहां कर दीजिए, आगे कर दिया जाए तो आएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 में क्या है f इक्वल q2 बाई क्या है r स्क्वायर। ठीक है ना, अब आइए निकाल लीजिए भी बाकी आए। चलिए देखिए एप्सिलॉन 0 का पहले मात्रा की ले लिया जाए, मात्रा आवेश का मात्रा कूलम, फिर आवेश का मात्रा कूलम अर्थात कूलम का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, बल है, बल का मात्रा क्या है सर न्यूटन। ठीक है ना, r लंबाई का मात्रा मीटर, तो हो जाएगा सर मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक आया है मात्रक से मतलब एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक है वो मात्रक है कूलम का स्क्वायर और पानी न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, अब मैं मात्रक की सहायता से बीमा भी निकाल सकता हूँ, मात्रक की सहायता से बीमा भी निकाला जा सकता है। आइए देखिए आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में आवेश बराबर धारा से समय अर्थात के बराबर आई टू टी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा सर आवेश बराबर धारा से समय। यदि चाहिए बीमा निकाल लेंगे, देखिए आवेश की जो बीमा होगी ये एम्पियर धारा है, धारा का मात्रा एम्पियर है, एम्पियर का बीमा क्या होता है सर ये होता है। ठीक है ना, ठीक है, टाइम का पहले अच्छा क्या है कैपिटल की जिससे इसका आगे का बीमा को भी तो क्या बन जाएगा सर a into t। आइए यहाँ पर देखिए मात्रा से बीमा को बता दे देखो देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर ये गुलाम का स्क्वायर है ना, तो ये चीज है। अब गुलाम किसका मात्रा है आवेश का मात्रा है, तो आवेश का भी में सूत्र क्या है a into t। फिर देख लीजिए मैं कहा सर ये गुलाम का स्क्वायर है, गुलाम किसका मात्रा है आवेश का मात्रा है, अगर आवेश का मात्रा है तो आवेश का भी में सूत्र क्या होता है सर, आवेश का भी में सूत्र होता है a t है ना, द स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है ना, एंड न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है बल का मात्रक, बल का भी सूत्र बढ़ता बढ़ जाए, बल का भी सूत्र होता है n l t माइनस 2 आप बिना और n क्या है मीटर, मीटर का मतलब दूरी है ना, दूरी का मतलब लेंथ, लंबाई का मतलब लेंथ का पहला अक्षर क्या है तो ये आ जाएगा सर l का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर से यहाँ पे समझाने पर क्या बोला मैं कहा सी आवेश सी किसका मात्रक है आप मतलब सी गुलाम है ना, तो गुलाम किसका मात्रक है आवेश का, तो आवेश का भी सूत्र क्या है a u t, तो यहाँ पे गुलाम का स्क्वायर हो जाएगा a t का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूटन किसका मात्रक है बल का मात्रक है, तो अगर बल का मात्रक न्यूटन है तो बल का भी सूत्र क्या है m के माइनस 2, m क्या है मीटर स्क्वायर, मीटर किसका मात्रक होता है लंबाई का, लंबाई को नीचे क्या कहते हैं पहले का पहले क्या है l फिर से l का स्क्वायर। सही बात है ना, आइए इसी का बुलावा कर दिया है। चलिए देखिए क्या बात लिख दिया जाए, यहाँ से देख लिया जाए, यहाँ से देख लिया जाए
तो आया क्या सर हमारे पास, देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा सर ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है ना। अपान में क्या था, अपान में आएगा हमारे पास क्या, समझ लिया जाए यहाँ पर देखो एन एक बार है ना, तो एक बार एन को हमने लिख दिया, फिर ये चीज है यहाँ पे एल एक बार, यहाँ एल की घात तो एल की घात तो एल में कितना हो जाएगा सर, एल की घात 3 आया कि नहीं आया, यहाँ पे टी की घात -2, टी की घात माइनस कितना 2, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, हमें पता है सर जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा, ये देखिए जब m ऊपर गया तो यहाँ पे m की घात लेकर ऊपर जाएगा, क्या बना लेगा m की पावर -1, m की पावर -1, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे l की घात 3 है ना, ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा सर l की घात -3, आया कि नहीं आया। यहाँ पे t की घात -2 है और ऊपर t की घात तो पहले थी, और t की घात -2 जब ऊपर जाएगा तो t की घात तो t की घात में कितना बना देगा, t की घात कितना 4, और ये आ जाएगा सर एम्पियर की घात 2, आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब इसकी सहायता से हम मात्रा निकाल देंगे, देखिए कौन सा मात्रा, आइए देखिए जैसे ये भी f का 0 बराबर बाबू n द्रव्यमान है, कैपिटल है मास है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा सर किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम ग्राम के अंदर माइनस 1 आया। l का मतलब लंबाई का मात्रा मीटर, तो ये बन जाएगा सर मीटर की घात 3, पर टाइम समय का मात्रा क्या होगा सेकंड, सेकंड की घात 4, ये एम्पियर धारा का मात्रा के लिए एम्पियर ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, एप्सिलॉन 0 का पीरियड सूत्र बता दिया गया, और अभी ये देखा गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी बताया गया, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 में 10 का 9 बताया गया, ठीक है ना। आइए अभी भी हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था सर 1/4 में क्या देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या आया था हमारे पास 9 गुणे में कितना 10 की घात 9 है ना, 9 गुणे में 10 की घात 9, और मात्रा क्या निकल के आया था, मात्रा निकल के आया था सर मीटर स्क्वायर अपान में कूलम का स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर अपान में कूलम का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आइए देखा जाए एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, हमें चाहिए एप्सिलॉन 0 का मान, चाहिए क्या चाहिए, आइए एप्सिलॉन 0 का मान निकाल लिया जाए, चलिए देखिए 4 पाई के द्वारा आइए देखिए 1/4 में एप्सिलॉन 0 बना, तो ये चीज है 4 पाई का मतलब लगाइए, तो ये आएगा 4 पाई गुणे में 9 गुणे में 10 की पावर कितना 9, आया कि नहीं आया। अभी एक समझ लिया नहीं बच्चा, मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पावर कूलम में जब मैं इसको पलटूंगा, जब ये पलटेगा ये भी पलट जाएगा, जब ये पलटेगा मतलब भी पलट जाएगा, तो मतलब हो जाएगा कूलम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। आइए इसी को आप पलट लीजिए, आइए जब ये पलटेगा तो हो जाएगा सर एप्सिलॉन 0, बाकी का ये भी हमारा क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है ना। आइए पलट किया जाए, ये पलट हो जाएगा सर 1/4 में क्या करें 4 पाई का मान लग गया जाए, पाई का मान है 3.4 और गुणे में 9 गुणे में 10 की पावर कितना 9, मात्रा क्या बन जाएगा, मात्रा बन जाएगा कूलम का स्क्वायर अपान में क्या न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप करेंगे क्या, अगला भाग बोलेंगे, अगला भाग करने पर आएगा एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे में 10 की पावर -12 कूलम का स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। आइए अगर अभी देखा जाए मॉडल पर लिखा है या मॉडल पर लिखा क्या है, ये इसका क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इसका क्वेश्चन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मॉडल पर लिखा है एक दूसरे को नहीं काटती है, ये अक्सर पूछा जाता है, मॉडल पर लिखा है एक दूसरे को नहीं काटती है, पहले समझे जैसे मॉडल पर लिखा गया है, बाद में समझेंगे मॉडल पर लिखा है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। आइए देखिए वैद्युत बल लिखा क्या है, वैद्युत बल देखा की परिभाषा इसी में छुपा है, दिखाएंगे देखते हो कैसे। वैद्युत का मतलब वैद्युत क्षेत्र से रेखा, रेखाएं मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा, इसी से परिभाषा ऐसी काल्पनिक रेखा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से पढ़ लो, वैद्युत बल रेखा में इसीलिए परिभाषा बना दिया क्या कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये बल का मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र, यदि वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी बिंदु से स्पर्शी रेखा खींचा जाए तो खींची गई स्पर्शी रेखा फल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर मैं और आगे बताता हूँ। फिर यहाँ पर परिभाषा जो हेडिंग है उससे लोग बताती है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत का मतलब वैद्युत क्षेत्र, रेखाएं का मतलब ऐसी या वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है ना। आगे देखा जाए, ये देखिए वैद्युत बल रेखा को समझने के लिए मान लीजिए सर मेरे पास ये प्लस गुलाम का आवेश है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास माइनस गुलाम का आवेश है, ठीक है ना। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, वैद्युत बल रेखाएं धन के लिए निकलती है और ऋणात्मक के लिए आ जाती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं धन से निकलती है और ऋणात्मक के लिए आ जाती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे तो ये देखिए बना किया जाए, ये मेरा क्या वैद्युत बल रेखा है और वैद्युत बल रेखा कहाँ से कहाँ चलती है, धनात्मक से चलती है और ऋणात्मक से क्या होती है, खत्म होती है। आइए कोई बात देखिए, क्या बोला देखिए, वैद्युत बल रेखा में लिखेंगे वे रेखाएं, क्या मैं बोला, वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखा। एकदम आसान बात है, ठीक है ना। फिर हमने क्या बताया, देखिए वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर कहाँ जाती है, धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणात्मक आवृत्ति बाहर निकल जाती है, अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखा धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणात्मक आवृत्ति बाहर निकल जाती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ठीक है ना। अब आगे देख लिया जाए वैद्युत बल रेखाओं की गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण है तो कई गुण परीक्षा में 2 नंबर पे पूछेगा, वैद्युत बल रेखा क्या है तो उनके गुण लिखिए, तो 2 नंबर से का पर्याप्त है। तो मैं गुण बता रहा हूँ कि इसका वही लिख देना, ठीक है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती है देखें, क्यों नहीं काटती। चलिए पहले गुण लिख दिया जाए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो बाबू वैद्युत बल रेखा का पहला गुण क्या कहता है, तो दिया जाए वैद्युत बल रेखा का पहला गुण हमने कहता है कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश से क्या हो जाती है, आगे खत्म हो जाती है। ठीक है ना। वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब दूसरा गुण समझिएगा है, दूसरा गुण ये क्या होती है, वक्राकार होती है। ये क्या होती है, वक्राकार। देखिए चित्र में वक्राकार है कि नहीं है, है ना। तो दूसरा गुण हमने क्या बताया कि वैद्युत बल रेखा कैसी होती है, ये एक वक्र बनाती है या वक्राकार होती है। ठीक है ना। और तीसरा समझिए, तीसरा हमने ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, इसी का क्वेश्चन है। तो तीसरा लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। हमें बताओ क्यों नहीं काटती। ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा गुण हमने कहता है कि वैद्युत बल रेखाएं तनी दूरियों के सामान सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। तनी हुई दूरियों के सामान सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। बस परीक्षा में इतना आएगा, वैद्युत बल रेखा क्या है, उनके गुण क्या है, तो वैद्युत बल रेखा के बारे में बता देता है, ये क्या गुण लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखा जाए, यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, आगे देखा है। चलिए देखिए, अभी मैं क्या बताया था, फिर बात हो जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। मान लीजिए मेरे पास ये मान लीजिए मेरे पास ये वैद्युत बल रेखा है और ये मान लीजिए मेरे पास एक दूसरी वैद्युत बल रेखा है। ठीक है ना। मान लीजिए बी बिंदु पे काट दिया है। अब ध्यान से सुनिए, जवाब क्या देगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, परीक्षा में एक नंबर पर पूछा जाता है क्वेश्चन ये है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। आइए जवाब सुनिए, देखिए लिखेंगे आप वाला काफी में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु से अगर स्पर्शी रेखा खींचा जाए, यदि बिंदु पे स्पर्शी रेखा खींचूं और यदि बिंदु पे एक दूसरे में स्पर्शी रेखा खींचूं तो बाबू खींची गई स्पर्शी रेखा बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। पहले बात समझ लीजिए, क्या बोला, देखिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो बाबू उस कटान बिंदु से दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेगी और खींची गई स्पर्शी रेखा बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और उस कटान बिंदु पर बल की दिशा कितनी हो जाएगी, तो जो कि क्या असंभव है। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। फिर से बाबू जी का बोला, देखो
मैं कहा बाबू वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से अगर स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो खींचेंगे स्पर्शी रेखा बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि वैद्युत बल रेखाएं काट दे तो उस पैटर्न बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेगी और उस समय बल की दिशा कितनी हो जाएगी, तो जो कि क्या असंभव है। यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखिए जैसे वैद्युत क्षेत्र क्या है, सही बात सुनिए। लिखेंगे, देखिए सही बात, वैद्युत क्षेत्र में लिखेंगे आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए क्या मैं बोला, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई परीक्षण बनावे। क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र में लिखेंगे आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र में जाता है। ठीक है ना। क्या बोला मेरे पास, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। आगे और देखा जाए, ये जो हमारे पास टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो नंबर परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। आइए देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। चलिए देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। चलिए देखिए, आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मैं चित्र बता दूं। मान लिया जाए मेरे पास बिंदु ए पर फलक कूलाम का आवेश स्थित है। ध्यान से समझिएगा, मैं बता गया था बिंदु ए पर फलक कूलाम का आवेश स्थित है। अगर बच्चा धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होती है ना, चाहे वैद्युत बल रेखा की चाहे वैद्युत क्षेत्र की। समझिए लोग, बाबू फलक के कारण मेरा वैद्युत क्षेत्र का बाहर की तरफ, फलक के कारण मेरा वैद्युत क्षेत्र का बाहर की तरफ, फलक के कारण वैद्युत क्षेत्र मेरा का बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। मान लिया जाए बालक बिंदु ए पर मिट गया, बना दिया जाए फिर से देखो, मान लिया जाए बिंदु ए पर फलक के कूलाम का आवेश स्थित है। तो हमें पता है फलक आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं का अवधि बाहर की तरफ होती है। अगर वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ है इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, ठीक है ना। अब समझिए लो, अगर बच्चा मान लिया जाए परीक्षण धनावेश को, परीक्षण धनावेश का मतलब क्यू नॉट का मतलब परीक्षण धनावेश, बच्चा इसी परीक्षण धनावेश को मैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पे रख दूं, परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पे क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। समझ लिया मैं बता गया देखो, परीक्षण धनावेश को मैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पे क्या कर दिया, रख दिया, मान लिया बिंदु पे रख दिया, किस पे रख दिया, बिंदु पे रख दिया। अब आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखिए, मैं बताया क्या आप लोग समझेंगे। देखो बाबू, जब तक ये आवेश मतलब परीक्षण धनावेश के बाद जब तक वैद्युत क्षेत्र के बाहर होता है वह किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब चाहिए, जब तक कि परीक्षण धनावेश वैद्युत क्षेत्र के बाहर होता है कोई बल नहीं करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षण धनावेश वैद्युत क्षेत्र में आ जाता है वह एक बल के प्रभाव में आ जाता है। एक बल के किसमें आ जाता है, एक बल के प्रभाव में आ जाता है। आइए देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में फार्मूले से बताऊंगा, ठीक है ना। फार्मूला पहले दिखाने क्या है, सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है हमारे पास F/Q0, ठीक है ना। इसी फार्मूले में परिभाषा समझेंगे। आइए समझा जाए, देखो आप लिखेंगे काफी में, देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे काफी में वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F, फिर से बता
स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल है तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है ना? मैं बच्चा परीक्षण धनावेश क्यों ना जब तक वैद्युत क्षेत्र के बाहर होगा वो किसी बल के प्रभाव में नहीं होगा, लेकिन जैसे कि परीक्षण धनावेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आएगा वो हमेशा एक बल के प्रभाव में आ जाएगा। तो ये लोग परीक्षण धनावेश को मौके पे कहां में बिंदु बी पे रख दिया तो परिभाषा में क्या बोला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित तवज्जो दिया जाए वो परीक्षण धनावेश कहां पे स्थित हो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तो परिभाषा में क्या बोला वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल है और परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बनती है, तीव्रता बनती है। और एक है बहुत शानदार बात है वो भी समझ लिया है। देखिए अगर बच्चा मेरे पास परीक्षण धनावेश धनात्मक हो तवज्जो दिया जाए, अगर परीक्षण धनावेश अगर आगे मेरे पास धनात्मक है तो बाहु उसमें लगने वाला जो बल होगा वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। मेरे कहने का मतलब अगर बालक आवेश धनात्मक होगा जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा लगने वाला बल उसी की दिशा में जाएगा, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी की दिशा में लगने वाला बल, लेकिन जब आवेश धनात्मक होगा तब। दूसरा देखिए अगर बच्चा यदि आवेश मेरे पास ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये आवेश ऋणात्मक होगा तो इसमें लगने वाला बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। अगर आवेश ऋणात्मक होगा तो उसको लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाए, जितना बात समझ गए ना तो प्लस माइनस में ना। अब यहाँ से देखिए थोड़ा मात्रा देखिए विभाग किया जाए P बराबर F ओवर Q नॉट है, I की मात्रा B की है, बल का मात्रा बल को पता है Q प्लस आवेश का मात्रा क्या है गुलाम, ठीक है ना। I के वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन बटे गुलाम, इसी की सहायता से बीमा भी निकाल देंगे, आइए बीमा निकाल लिया जाए। वैल्यू क्षेत्र का V नहीं सूत्र, वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता का V नहीं सूत्र, ठीक है ना। आइए देखिए बीमा सूत्र देखिए न्यूटन इसका मात्रा है बल का मात्रा है और बल का बीमा हमको बताया क्या m l की माइनस आया नहीं आया क्यों गुलाम का मतलब आवेश का बीमा के पीछे बताया गया कितना सर a कितना t, तो नीचे वाला उठा के ऊपर कर दिया जाए, नीचे वाला उठा के जब आप ऊपर करेंगे तो इसका बीमा सूत्र बन गया है ऐसा क्या हो गया है। देखिए ऊपर हमारे पास क्या है m, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास l है, यही रहेगा। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा a ऊपर की तरफ जाएगा प्लस ऊपर जाएगा बना देगा माइनस बल्कि की पावर -1, यहाँ पे की घात प्लस देगा ऊपर जाएगा तो देखो 3 माइनस का दो है, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा माइनस की पावर हो जाएगा तो हो जाएगा 3 की घात -3। तो मात्रा बीमा क्या निकल गया है a इनवर्स मतलब a की घात -1 और b की घात -3। और इसी की सहायता से हम एक और मात्रा निकाल सकते हैं, आइए निकालिए। देखो m मेरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रा क्या है किलोग्राम है, l लंबाई है, लंबाई का मात्रा मीटर है, एम्पीयर धारा का मात्रा एम्पीयर है, तो उसमें कोई चिंता नहीं। t और टाइम समय और समय का मात्रा कितना है सेकंड है, ठीक है ना। चाहे बीमा पता हो, अगर बीमा पता है मात्रा निकाला जा सकता है, मात्रा पता तो बीमा भी निकाला जा सकता है, दोनों तरीका सही है, मात्रा पे बीमा पे मात्रा।